सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आज हमारे बीच में दिलीप गोसाई जी, पूर्व प्रधान वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र NDRI से हमारे बीच में पहुंचे हैं। हमारे साथ में हैं सुखविंदर सोही जी और मैं राजेंद्र कुमार। इस समय आज हम सभी दर्शकों के पास में पहुंचे हैं। साथियों, आज हम बहुत ही एक गहरी चर्चा का विषय लेकर के आए हैं। हमारे बीच में वैज्ञानिक दिलीप गोसाई जी हैं और उनसे चर्चा करेंगे जो कृषि खेती में गेहूं की जो उपज हो रही है, कुछ लोगों ने लगा ली है, कुछ नहीं लगाई है, उसी विशेष पर जो है हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते सर, ये जो कुछ किसान जो हैं वो अपने खेतों में गेहूं लगा लिए हैं, कुछ रह गए हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? राजेंद्र कुमार जी और सोई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बुलाया। बहुत अच्छा विषय है और किसानों से जुड़े हैं आप, तो मैं बधाई देता हूं आपके चैनल को। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा कि मौसम इस बार अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है। भगवान जी से हमारी आराधना है कि ठंड बराबर बनी रहे जी। और अगेती किस्में जो लगाने की सिफारिश की गई थी कि अक्टूबर महीने के आखिर में ही लगा ले किसान, तो काफ़ी जगह हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने जी अक्टूबर और नवंबर के पहले माह में जो किस्में लगाई हैं वो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना की भी हैं, वो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान करनाल की भी हैं और वो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की भी हैं जी। उसमें जो मुख्य किस्में हैं वो किस्में हैं DBW 303, इसका बहुत शोर रहा जी। DBW 303 और उसके बाद एक DBW 187 किस्म आई थी इससे पहले एक साल, और उसके साथ ही आई थी एक DBW 222 जी। ये तीनों ही अगेती किस्में हैं, मगर इस बार भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो करनाल में स्थित है जी जी, उन्होंने पोर्टल पे बुक किया था और काफ़ी किसान दूर दूर से बीज ले गए हैं। तो उन्होंने दो नई किस्में भी अगेते में, टाइमली सोन में हम उसको बोलते हैं राजेंद्र जी, वो किस्में हैं DBW 327 और DBW 332। उनका थोड़ा थोड़ा ट्रायल मोड में बीज पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को दिया है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भी काफ़ी किसान यहाँ आए थे, तो उन्होंने वहाँ संस्थान से लिया है जी। तो मेरा ये मानना है कि टाइमली सोन जो समय से बिजाई करने वाले खेत थे उन सब में लगभग बिजाई हो गई है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में जो किस्म निकाली है पिछले साल, उसका नाम है WH 1270 जी। ये किस्म भी बहुत अच्छी उतारी गई है। इसके बीज की भी कमी आ गई थी, जैसे 303 की भी काफ़ी कमी रही है बीज की। तो जिन जिन किसानों को मिला है, मेरा अनुरोध है कि वो अच्छे से इसको लगाएं और इसका बीज ही बनाएं। इसको मंडी में बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने गांव स्तर पे ही इसको लगाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने अभी बताया है कि गेहूं की उपज बुआई है, लेकिन इस समय अभी सर्दी आने वाली है, कोहरा पड़ने वाला है, कोहरे से कुछ नुकसान भी होगा, तो उसमें किस तरीके से खेतों में रखाव किया जा सकता है, कैसे अपनी फसल को बचाया जा सकता है? जी, ये मैंने प्रश्न आपसे ले लिया। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना ने इस साल एक बहुत अच्छी किस्म उतार दी है और उस किस्म का नाम है PBW 826 जी। और उस विश्वविद्यालय का मानना है कि ये बीज जो है PBW 826 ये पिछले 3 सालों के ट्रायल में देश में विभिन्न जगह पे किए गए थे सोई साहब, तो ये सबसे ज़्यादा पैदावार इसने दिखाई है। ये सर अगेती है, ये अगेती में है। अगेती में अब क्योंकि टाइम निकल गया है, इसके भी 2-2 किलो के ट्रायल दिए थे जी। तो मेरा मैसेज आपके थ्रू ये है कि जिनको मिले हैं जी, वो उनके बीज ही बनाएं, क्योंकि बीज की, गेहूं की बहुत समस्या रहती है और देश में इतनी पूर्ति कर नहीं पाते हैं संस्थान। तो हम किसानों को जोड़ना चाहते हैं कि किसान भी बीज बनाएं,
और गांव स्तर पे कम से कम अपने रिश्तेदारों को जरूर बांटे। तो डॉक्टर साहब ये दसो जे जी। पछेती अब पछेती जो किस्में हैं जी डॉक्टर साहब, दूसरी एक चीज और भी है कि जैसे ये बताएं आप थोड़ा सा जी। कि कुछ गेहूं में भी कुछ फसलें अलग अलग तरीके की होती हैं, कुछ क्वालिटी अलग अलग होती हैं। जी, 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 तो ऐसे में किसान बहुत सारे अनभिज्ञ होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जी। तो उनको उस चीज की गेहूं की जिस तरीके से आपने बताया कि ये गेहूं जो है अच्छी फसल क्वालिटी देता है, तो किस तरीके से पहचान हो सकती है? नहीं, पहचानने की बात तो किसान जानता है क्योंकि वो बहुत सालों से खेती करता आ रहा है, और वैज्ञानिक भी जो सिफारिश करते हैं वो भी गेहूं की पैदावारी के ऊपर तो बढ़ोतरी के लिए काम कर ही रहे हैं जी। कि उनकी आर्थिक समृद्धि हो, प्रति एकड़ जो है पैदावारी ज़्यादा से ज़्यादा रहे। मगर जहाँ तक आपने पूछा है कि ब्रेड मेकिंग क्वालिटी, चपाती मेकिंग क्वालिटी, सूजी मैदा मेकिंग क्वालिटी, उसमें भी वो खरी उतरे। तो जितनी भी ये किस्में मैंने बोली हैं अभी, जी, जी। ये सब किस्में जो हैं ये इन कैरेक्टर्स में, इन क्वालिटीज में, इन गुणों में खरी उतरती हैं, तभी इनको रिलीज किया जाता है। डॉक्टर साहब अगेती सारी किस्में, ये सारी किस्में अगेती थी। डॉक्टर साहब हुण मैं कह रहा सर पछेती होने का ਜਿਹੜੇ किसान रह गए ने ਜਾਂ जिन्हां ने फसल बीजनी है वो होना इस टाइम केड़ी बीजन? पछेती किस्मों में आपने पूछा है तो मेरा सुझाव ये है कि HD 2851 जो किस्म है, ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली की है जी। और ये काफी पुरानी हो गई है, मगर अभी भी लोगों की चाहत में है जी। लोग इसको अगेते में भी लगाते हैं। ठीक है। और विशेष रूप से सिरसा बेल्ट है, फतेहाबाद है, उस तरफ, इधर असंध एरिया है, पंजाब में भी कुछ एरिया में लगती है। तो मेरी सलाह ये है कि जो किसान नीम पहाड़ी एरिया में आते हैं, पंजाब के पास या हिमाचल के ऊना के पास, वो इसको नहीं लगाएं, क्योंकि HD 2851 में जो है पीला रतुआ रोग आना शुरू हो गया है। बाकी भैया लोग इसको अभी लगा सकते हैं। ये दिसंबर की 5 तारीख तक बड़े आराम से लग सकती है, लास्ट दिसंबर 5 तक। उसके बाद भी कुछ लोग लगाते हैं। जब हम 5 बोलते हैं तो 10-12 अपने से करना जानते हैं, मगर हम कहते नहीं हैं उसको। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप HD 2851 लगाएं, बीज को शोधित जरूर करें जी। उसका उपचार जरूर करें। जो हम दवा बोलते हैं उनको कार्बनिज्म है या और कई दवा नई आ गई हैं तो उसको वो लगाएं। HD 2851 के अतिरिक्त पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना की पछेते में जो किस्म है बहुत अच्छी, उसका नाम है PVW 550 जी। ये बहुत अच्छी चल रही है और ये किसान लगा सकते हैं और इसमें पीले रतुए की भी कोई शिकायत नहीं है। डॉक्टर साहब खाद की मात्रा थोड़ी बतानी चाहिए इसमें। अच्छा पूछा आपने सोई साहब के खाद की मात्रा बढ़ाएं। इसमें खाद तो नहीं बढ़ानी है, शुरू में बीज की मात्रा ही बढ़ानी है। अच्छा। हम 40 किलो बीज की सिफारिश करते हैं। राजेंद्र जी के जो शुरू में टाइमली सोन है वो 1 एकड़ में 40 किलो बीज डालें जी। मगर जो पीछे चले जाते हैं और जो पिछेती किस्में हैं उसमें हमारी ये सिफारिश रहती है कि 55 किलो के आसपास बीज डालें। मगर कुछ जगह में ये 70 किलो के आसपास भी HD 2851 डाली जा रही है, मगर PVW 550 जो है ये 50-55 के आसपास है। इसके अतिरिक्त भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की बहुत अच्छी वैरायटी है जी। उसका चपाती मेकिंग कैरेक्टर बहुत अच्छा है, जो आप पूछ रहे थे जी। वो पिछेते में है और उसका नाम है HD 3271। तो इसका भी अगर बीज मिलता है तो वो जरूर लगाएं। इससे उनकी पैदावारी पीछे जाने पे भी उनको आर्थिक लाभ होगा और देश में भी गेहूं की पैदावारी बढ़ेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक किसान जो है अच्छी फसल ले सके जो है अपने खेत के अंदर जो है, उसके लिए क्या क्या पहले प्रक्रिया करनी चाहिए? क्योंकि आप वैज्ञानिक हैं, जैविक विषयों पर आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तकनीकी आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो हमारे किसान भाइयों को कुछ बताने का प्रयास करेंगे। किसान भाइयों से हमारा ये अनुरोध है कि उन्होंने पहले जो अगेते में गेहूँ लगाया है तो लगभग कुछ ने तो पानी दे दिया है। अभी हाल ही में मैं निगलू एरिया में और कैथल साइड में गया था जी। तो टाइमली सोन में तो अच्छा टाइम चल रहा है, मौसम भी अच्छा है, और जो अब पानी दे रहे हैं पहला पानी दे रहे हैं तो वो हल्का पानी दें जी। तो मैं कहना चाहूंगा कि किसान भाई डॉक्टर साहब कितने दिनों बाद देना चाहिए? ये थंब रूल है जी कि 21 के आसपास दिन में दे दें। अगर उनका खेत ज्यादा सूखा है वो मॉनिटर करते रहें तो 19 दिन में भी दे सकते हैं। अच्छा। अगर गिल बनी हुई है, उसमें मॉइस्चर है, नमी बनी हुई है, तो वो 22, 24, 25 दिन में भी जा सकते हैं जी। तो 20 से 25 दिन हमारा रिकमेंडेशन है और किसान इसको बड़े अच्छे से जानते हैं। मगर
उनको सुझाव ये है कि वो ट्यूबवेल का बटन दबा के अपना इधर उधर नहीं जाएं, क्योंकि फ्लड लाइक, हाँ पतला पानी लगाएं, हल्का पानी लगाएं। फ्लड लाइक इरिगेशन में बोलता हूँ, तालाब बन जाने पे जड़ें बहुत नाजुक होती हैं, अभी उसकी पहली रूट ही बनी होती है, उसमें क्राउन रूट नहीं निकली होती हैं, तो उस पर जोर पड़ता है तो हल्का सा पीलापन आने की भी संभावना बढ़ जाती है। जी, जी। पहला पानी लगाने से कुछ किसान पहले यूरिया का 1 बैग दें, अगर उनके जो प्रथा है, नहीं तो वो 1 बैग जो है यूरिया का 2-3 दिन बाद जब पाँव चलता है खेत में तो उसको दे सकते हैं। डॉक्टर साहब मेरे मन से कोई सवाल आ रहा सी जी, ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਸੋਂ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਖੇਤਾਂ ਕੋਈ ਡੋਲਾਂ ਜਾਂ साथ साथ, तो सही रहता है या नुकसानदार है? नहीं, मैं तो जब विश्वविद्यालय में पढ़ाता रहा हूँ और किसानों को जब मैं एड्रेस करता था तो मैं उनसे कहा करता था कि भैया देश में तेलों की और दालों की बहुत कमी है, हम कई करोड़ रुपए की दालें और तेल विदेशों से खरीदते हैं। जी। तो मैं तो कहता था सलाह की 1-2 कनाल लगाएं जी, ताकि उनके घर की पूर्ति तो कम से कम हो। नहीं, जो कनक बेच सरसों कनक के बीच में जो डालते हैं वैसे तो असूलन वो नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि उसका कद लंबा हो जाता है, वो पौधों में छाया ला सकती है, उसकी जड़ें लंबी होंगी, वो गहरी जा सकती हैं, तो उसको अवॉइड करें। मगर डॉल पे लगाने के लिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप साइड में लगाते हैं अपने खेत के तो कम से कम जो है वो अच्छी चलती है। और 0032 सरसों पिछले साल ही भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने उतारी है, जिसमें सैचुरेटेड फैट्स जो हैं, जिनसे सो कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तेलों खाने से, उसमें सिर्फ 2% ही है, बाकी में लगभग 40% होता है। हालांकि कुछ पीछे हो गया है टाइम, फिर भी कुछ भैया लोग अभी लगा रहे हैं तो वो उसको लगा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो यूरिया है उसमें भी कुछ आजकल अलग क्वालिटी आ रही है, क्या वो मनुष्य के शरीर पर भी कोई प्रभाव डालती है? नहीं, यूरिया का कोई प्रभाव नहीं है जी। और मेरा ये मानना है कि जितनी जरूरत है उतना ही डालें जी। कुछ किसान भैया लोग हमारी ज्यादा डाल देते हैं कि 3 बैग ही डालें, मैं 2.5 तक ही एक्सपेरिमेंट करता हूँ। अभी भी मैं थोड़ा सा एक प्लॉट है मेरे पास, तो वहाँ पर शोध कार्यक्रम करता रहता हूँ जी। और कई कंपनीज अपनी रिकमेंडेशन करते हैं कि फुटाव के लिए दवा है जी जी जी। मेरी नज़र में कोई भी फुटाव के लिए दवा नहीं है जी। वो वैसे ही माइक्रो न्यूट्रिएंट है, पौधे को ताकत दे सकते हैं जी। मगर उससे कहें कि जी फुटाव बढ़ जाएंगी, 5 शाखाएं और नीचे से निकल आएंगे, ऐसा मैंने आज तक तो पढ़ा नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि किसान भाई जो वैज्ञानिक पद्धति से वैज्ञानिकों ने सिफारिशें की हुई हैं उन तक बहुत अच्छे से पहुंची हुई हैं। जिनको नहीं पहुंची हैं तो मेरा उनसे अनुरोध है जिनके पास हैं कि वो गांव स्तर पे औरों से भी साझा करें। ये मुकाबला नहीं करें कि जी 4 बैग उसने डाल दिए यूरिया के तो मैं भी 4 डालूं। देखिए तो ये प्रैक्टिस अनहेल्दी है। ये यूरिया की वैसे भी कमी है और फास्फेटिक फर्टिलाइजर DAP की भी बहुत कमी होने लगी है इन दिनों में। तो किसानों को अगले टाइम में आने वाले समय में संसाधनों का बड़ा सही उपयोग करना होगा। अच्छा मेरे मन से विचार आए जी, जिਵੇਂ ਹੁਣ ਕਲਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਕਈਆਂ ਥਾਂ ਤੇ तो छेती जो कोई कलर का बीज बेस्ट हो। पिछेती में तो कलर के लिए कोई खास स्पेसिफिक नाम नहीं है जी। मगर जी जिनके पास लवणीय, क्षारीय या जो आप कलर की चस्क बोलते हैं उनके पास जो जमीन है तो करनाल में एक बहुत बड़ा संस्थान है, उसका नाम है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान। ये काछवा रोड पे है, आपको पता है जी। तो वहाँ पर 3 किस्में निकाली गई हैं। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए तो है KRL 210 जी और KRL 213। ये दोनों ही किस्में बहुत अच्छी चल रही हैं और उनकी डिमांड निरंतर बनी रहती है। सीड प्रोडक्शन बहुत कम होता है, तो हमारा अनुरोध है सीड कंपनी वालों से भी जो प्राइवेट सेक्टर में है कि कृपया आप जरा KRL की सीरीज को भी लगाएं। और राजेंद्र जी मैं बताना चाहूँगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए या उत्तर प्रदेश के लिए जी। अभी हाल ही में उन्होंने किस्म उतारी है 3-4 साल पहले, उसका नाम रखा है KRL 283। इसने भी बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। और जिन भाइयों की ये क्षारीय जमीन है या लवणीय है या कलर है तो वो इन बीजों को पहले से ही ले लें
और ताकि उनसे अच्छी पैदावार हो। अच्छा, चलते चलते डॉक्टर साहब हमारे किसान भाइयों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? किसान भाइयों को मैं शुभकामनाएं देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि मौसम अच्छा बना रहेगा। खेती में साइंस तो लगती है मगर मौसम पे बड़ा निर्भर करता है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी पैदावारी उनके यहाँ हो और उनके यहाँ सुख समृद्धि हो, धन की वर्षा हो। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद।